दोपहर की भीड़ भरी ट्रेन में एक अकेली खूबसूरत विधवा महिला बिना टिकट दिल्ली जा रही थी। तभी अचानक टीटी की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे अपने साथ आने को कहा। डर से कांपती हुई विधवा महिला उसके पीछे चल दी, बिना ये जाने कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उस दिन टीटी ने अपने ऑफिस में ले जाकर उस विधवा महिला के साथ जो काम किया, उससे इंसानियत भी काम गई। दोस्तों, पूरी सच्ची कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिद्वार के पास बसे एक छोटे से गांव में सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे मिट्टी के कच्चे आंगनों पर फैल रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन उसी गांव के एक कोने में टूटी सी झोपड़ी के बाहर एक औरत चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि अधूरी रातों का दर्द था। उम्र करीब 30 से 35 साल, माथे पर सूना सिंदूर, हाथों में कोई चूड़ी नहीं, बस एक फीकी सी साड़ी जो उसकी मजबूरी की कहानी खुद बयां कर रही थी। उसका नाम सविता था। कुछ साल पहले तक उसका भी एक घर था, एक पति था, सपने थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। उसके पति की अचानक मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे अपशकुन कहकर घर से निकाल दिया और मायके वालों ने भी बोझ समझकर दरवाजा बंद कर लिया। अब सविता के पास ना घर था, ना सहारा और ना ही कोई उम्मीद। उसने कई दिनों तक गांव में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। कभी उसकी विधवा होने की वजह से तो कभी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। उस दिन सुबह उसने एक फैसला किया। उसने अपने आंसू पोंछे, झोपड़ी के अंदर जाकर अपना छोटा सा बैग उठाया, जिसमें कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी सी भगवान की तस्वीर थी। उसने अपनी मुट्ठी में रखे पैसे गिने, पूरे 120 रुपए, और फिर आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोली, आज चाहे जो हो जाए मुझे दिल्ली जाना ही होगा। क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि दिल्ली में काम मिल सकता है और शायद एक नई जिंदगी भी। सविता ने बिना किसी को बताए गांव छोड़ दिया और कई किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पहुंची। वहां भीड़ थी, शोर था और हर किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी थी। सविता ने टिकट खिड़की की तरफ देखा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टिकट ले सके। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर अपने डर को दबाकर ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा अपराध कर रही हो। अंदर भीड़ थी, लेकिन उसने किसी तरह खिड़की के पास एक छोटी सी जगह बना ली। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और सविता की नजरें बाहर के खेतों और पेड़ों पर टिक गई, जैसे वो अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहती हो। तभी कुछ देर बाद डिब्बे का दरवाजा खुला और अंदर आया टीटी, काले कोट में, सख्त चेहरा और तेज नजरें। टिकट दिखाओ, उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज गई। सविता का दिल जैसे रुक गया। जब वो उसके सामने आया तो सविता ने कांपते हुए कहा, साहब मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूं। टीटी ने उसे कुछ पल तक घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मजबूरी सबकी होती है, लेकिन नियम भी होते हैं, चलो मेरे साथ। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं था। सबने अपनी नजरें फेर ली थी। सविता धीरे धीरे उठी और टीटी के पीछे पीछे चलने लगी। वो उसे भीड़ भरे डिब्बे से निकालकर ट्रेन के एक सुनसान कोच की तरफ ले जा रहा था, जहां सन्नाटा था और डर और भी गहरा हो चुका था। सविता के हर कदम के साथ उसका दिल बैठता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। और इस सफर में आगे क्या होने वाला था, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। सविता धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस सुनसान कोच की तरफ जा रही थी, जहां ना कोई भीड़ थी और ना ही किसी इंसान की आवाज। ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी और खिड़कियों से आती हवा एक अजीब सी सहरन पैदा कर रही थी। टीटी उसके आगे आगे चल रहा था और सविता के दिल की धड़कन हर कदम पर और तेज होती जा रही थी, जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में वो दोनों उस कोच में पहुंच गए,
जहां सिर्फ 2-3 सीटें खाली थी और बाकी पूरा डेब। बास सोना पड़ा था। टीटी ने दरवाजा हल्के से बंद किया और सविता की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडी चालाकी झलक रही थी। सविता घबराकर 2 कदम पीछे हट गई और धीमी आवाज में बोली, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस मजबूरी में बिना टिकट चढ़ गई हूं। आप जो जुर्माना लगेगा मैं दे दूंगी। उसके शब्द कांप रहे थे और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। टीटी ने हल्की सी हंसी हंसी और बोला, जुर्माना तो लगेगा ही, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं चुकाई जाती। ये सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, साहब मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, आप चाहें तो मुझे अगले स्टेशन पर उतार दीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक पल के लिए हवा भी जैसे थम गई, लेकिन टीटी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। सविता का डर अब चरम पर था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उस सुनसान डिब्बे में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी अचानक ट्रेन एक झटके से हिली और उसी समय दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टीटी एकदम से रुक गया और सविता ने घबराकर उस तरफ देखा। दरवाजा खुला और अंदर एक बुजुर्ग आदमी आया, जिसकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर ईमानदारी साफ झलक रही थी। उसने एक नजर टीटी पर डाली और फिर सविता की हालत को देखा। माहौल को समझते हुए उसने भारी आवाज में पूछा, यहां क्या चल रहा है? टीटी थोड़ा असहज हो गया और जल्दी से बोला, कुछ नहीं, बस टिकट चेक कर रहा था। लेकिन उस बुजुर्ग की नजरें सब कुछ पढ़ चुकी थी। सविता के आंसू और उसकी घबराहट ने सच्चाई खुद बयां कर दी थी। उस पल कुछ ऐसा होने वाला था जो इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदलने वाला था और सविता की किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। सुनसान डिब्बे में अचानक आए उस बुजुर्ग आदमी की आवाज जैसे किसी तूफान की शुरुआत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती और सच्चाई की चमक थी। सविता अब भी कांप रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। टीटी ने खुद को संभालने की कोशिश की और थोड़ी सख्त आवाज में बोला, आप अपने काम से काम रखिए, मैं यहां ड्यूटी कर रहा हूं। लेकिन उस बुजुर्ग ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ड्यूटी या दबाव बनाना, फर्क मुझे अच्छी तरह पता है। यह सुनकर टीटी का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आप मुझे सिखाएंगे कि मेरा काम क्या है? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सविता की तरफ देखा जो अब भी डरी सहमी खड़ी थी और फिर बोला, बेटी घबराओ मत, मैं हूं यहां। ये शब्द सुनते ही सविता के अंदर जैसे थोड़ी हिम्मत लौट आई। उसने कांपती आवाज में सब कुछ बताने की कोशिश की कि कैसे वो बिना टिकट मजबूरी में चढ़ी और कैसे उसे यहां लाया गया। उसकी हर बात में दर्द था, हर शब्द में बेबसी थी। बुजुर्ग ने ध्यान से सब सुना और फिर टीटी की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज अब और भी सख्त तो हो चुकी थी। उसने कहा, अगर ये महिला बिना टिकट है तो इसका चालान काटो या अगले स्टेशन पर उतारो, लेकिन इसे यहां लाकर डराने का तुम्हें कोई हक नहीं है। टीटी अब पूरी तरह असहज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने बात को घुमाने की कोशिश की और बोला, आप बीच में मत पड़िए वरना आपको भी परेशानी हो सकती है। लेकिन बुजुर्ग ने बिना डरे अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला और टीटी के सामने रख दिया। जैसे ही टीटी की नजर उस कार्ड पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी आंखों में जो अकड़ थी वो पल भर में गायब हो गई। दरअसल वो बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि रिटायर हो चुका एक सीनियर रेलवे अधिकारी था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और ऐसे कई मामलों को देखा था। अब टीटी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने तुरंत अपना रवैया बदला और धीमी आवाज में बोला, सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। लेकिन बुजुर्ग ने उसे बीच में ही रोक दिया और सख्ती से कहा, काम के नाम पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है। ये शब्द सुनते ही सविता की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर के साथ साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। बुजुर्ग ने अपनी जेब से पैसे निकाले और टीटी की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
इसका टिकट बना दो और अगर जुर्माना लगता है तो वो भी जोड़ दो। टीटी ने बिना कुछ कहे पैसे ले लिए और जल्दी जल्दी टिकट बनाने लगा। उसकी आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं रही थी, बल्कि उसमें डर साफ झलक रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने टिकट बनाकर सविता को दे दिया और बिना आंख मिलाए वहां से निकल गया। जैसे ही वो गया, सविता के पैर जवाब दे गए और वो वही सीट पर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत थी। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और रोते हुए उनके पैरों में झुक गई, लेकिन बुजुर्ग ने तुरंत उसे उठाया और प्यार से कहा, बेटी, किसी के सामने इतना मत झुको कि खुद की नजरों में गिर जाओ। ये दुनिया जितनी बुरी है उतनी ही अच्छी भी है। बस सही वक्त पर सही लोग मिल जाएं तो जिंदगी बदल सकती है। सविता ने आंसू पोंछे और पहली बार हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। ट्रेन अब अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और खिड़की के बाहर का दृश्य बदल रहा था, जैसे सविता की जिंदगी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही हो। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ सविता की नहीं बल्कि कई और जिंदगियों की सच्चाई सामने लाने वाला था। और इस सफर में अभी कई ऐसे राज छिपे थे जो इंसानियत को फिर से कसौटी पर कसने वाले थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस सुनसान डिब्बे में जो कुछ हुआ उसने तीनों की जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ दिया था। सविता अब थोड़ी संभल चुकी थी और खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बाहर देख रही थी। उसके हाथ में टिकट था, लेकिन मन अब भी डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ टीटी अपने केबिन में बैठा था, लेकिन आज उसका मन अजीब तरह से बेचैन था। बुजुर्ग की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। काम के नाम पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है। ये शब्द जैसे उसके अंदर कहीं गहरे उतर गए थे। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा तो उसे अपनी ही नजरों में शर्म महसूस हुई। उसे याद आने लगा कि कैसे पिछले कई सालों से वो ऐसे ही कमजोर लोगों को डराकर फायदा उठाता रहा था। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे गलत ठहराया था, और वो भी सही तरीके से। उस रात ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो सब अपने अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन टीटी के कदम जैसे भारी हो गए थे। सविता प्लेटफॉर्म पर उतरकर इधर उधर देखने लगी। उसके पास ना कोई ठिकाना था और ना ही कोई पहचान। वो भीड़ में खोती जा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, सविता सुनो। उसने मुड़कर देखा तो वो वही टीटी था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक सच्ची झिझक और पछतावा था। सविता घबरा गई और एक कदम पीछे हट गई, लेकिन टीटी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आज जो मैंने किया वो गलत था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। सविता उसकी बातें सुनकर चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भरोसा करे या नहीं। टीटी ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यहां दिल्ली में अकेले रहना आसान नहीं है। मेरे घर में मेरी मां रहती है। तुम वहां कुछ दिन रुक सकती हो, जब तक तुम्हें कोई काम ना मिल जाए। सविता के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से हामी भर दी। यही वो पल था जहां से दोनों की जिंदगी एक नए रास्ते पर मुड़ने वाली थी। टीटी उसे अपने छोटे से घर लेकर गया, जो दिल्ली की एक साधारण सी कॉलोनी में था। वहां उसकी बूढ़ी मां रहती थी, जो बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। जब उन्होंने सविता को देखा तो बिना कोई सवाल किए उसे अपने घर में जगह दे दी। सविता को पहली बार लगा जैसे उसे फिर से एक परिवार मिल गया हो। अगले कुछ दिनों में सविता ने घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया और साथ ही पास के इलाके में काम ढूंढने लगी। टीटी, जो पहले सख्त और स्वार्थी था, अब धीरे धीरे बदल रहा था। वो सविता से दूरी बनाकर रखता था और हर बात में उसकी इज्जत करता था। उसकी मां भी इस बदलाव को देखकर हैरान थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सविता को एक छोटे से सिलाई केंद्र में काम मिल गया। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। कॉलोनी के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता ये औरत कौन है, कोई कहता टीटी ने इसे क्यों रखा है,
समाज की नजरें हमेशा सवाल उठाती रहीं। कई बार सविता को अपमान सहना पड़ा, कई बार टीटी को भी ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने इस बार हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो अब सही रास्ते पर ही चलेगा। वक्त के साथ दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, जिसमें ना कोई जल्दबाजी थी और ना ही कोई स्वार्थ, सिर्फ समझ और सम्मान था। सविता अब मुस्कुराने लगी थी और टीटी के अंदर का इंसान भी पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन जब सविता को काम से लौटते वक्त कुछ लोगों ने परेशान किया तो टीटी ने बिना डरे उनका सामना किया। उस दिन सविता को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है। यही वो पल था जब उसके दिल में टीटी के लिए एक अलग सी जगह बन गई। कुछ महीनों बाद टीटी ने अपनी मां के सामने अपनी भावना रखी और कहा कि वो सविता से शादी करना चाहता है। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं और सविता जैसी लड़की इस घर के लिए आशीर्वाद है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। समाज, रिश्तेदार और पुराने आरोप बार बार उनके सामने खड़े हो जाते। कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि दोनों को लगता शायद यह रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन हर बार उनका भरोसा और एक दूसरे के लिए सम्मान उन्हें फिर से खड़ा कर देता। आखिरकार एक छोटे से मंदिर में बिना किसी दिखावे के दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और शादी कर ली। वो शादी भले ही साधारण थी, लेकिन उसमें सच्चाई और प्यार की वो गहराई थी जो किसी भी बड़े समारोह से कहीं ज्यादा कीमती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शादी के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। जिंदगी ने उनके सामने नई नई चुनौतियां खड़ी की। कभी पैसों की कमी, कभी समाज का तिरस्कार और कभी पुराने साए जो उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब दोनों अकेले नहीं थे, वो साथ थे और यही साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उस दिन से सविता और वो टीटी जिसने खुद को बदल लिया था, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे, जहां हर दिन एक नई परीक्षा थी, लेकिन हर रात एक नई उम्मीद भी थी। शादी के बाद सविता और राजीव की जिंदगी धीरे धीरे एक नई लय में ढलने लगी थी। सुबह की पहली किरण के साथ घर में चूल्हे की हल्की आंच चलती। सविता अपने हाथों से रोटियां बनाती और राजीव की मां भगवान के सामने दीपक जलाकर दोनों के सुख की कामना करती। घर छोटा था, लेकिन उसमें अपनापन भरा था। हर कोने में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। राजीव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके व्यवहार में एक गहराई आ चुकी थी। वो हर कदम सोच समझ कर रखता और सविता की इज्जत को सबसे ऊपर रखता। सविता भी धीरे धीरे अपने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। सिलाई केंद्र में उसका काम अच्छा चलने लगा था और वहां की दूसरी औरतें भी अब उसे अपनाने लगी थी। लेकिन इस सुकून के बीच एक अनजाना डर हमेशा उसके दिल के किसी कोने में छिपा रहता था, जैसे कोई पुराना साया अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। और वही साया एक दिन सच बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस दोपहर जब सूरज सिर पर था और सविता अपने काम से लौट रही थी, गली के मोड़ पर खड़े 3 साए अचानक उसके रास्ते में आ गए। जैसे वक्त थम गया हो। उसकी नजर जैसे ही सामने खड़े आदमी पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो उसका देवर था, वही इंसान जिसकी आंखों में कभी रिश्ते का सम्मान नहीं बल्कि सिर्फ लालच था। उसके साथ 2 और आदमी थे जिनकी नजरों में साफ साफ बदनीयती झलक रही थी। देवर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या बात है भाभी, अब तो बड़े शहर में रानी बनकर रह रही हो। सविता के होंठ सूख गए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे रास्ता दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन उसके शब्दों में जितनी सख्ती थी, दिल में उतना ही डर था। देवर उसके और करीब आया और धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोला, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जमीन तुम्हारे नाम है वो हमें चाहिए। साइन कर दो और अपनी नई जिंदगी आराम से जियो, वरना तुम्हारे इस नए घर और इस नए आदमी की कहानी भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कोई फिर से उसकी दुनिया उजाड़ने आ गया हो। उसने बिना कुछ कहे खुद को छुड़ाया और तेजी से घर की तरफ भागी।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें टूट रही थी और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। घर पहुंचते ही वो दरवाजे के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब राजीव घर आया और उसने सविता को इस हालत में देखा तो उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पूरी बात जानी। हर एक शब्द के साथ उसका चेहरा बदलता गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वो गुस्सा बेकाबू नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी से भरा हुआ था। उसने सविता के आंसू पोंछे और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। यह सुनकर सविता के अंदर जैसे थोड़ी जान लौटी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। अगले ही दिन से देवर और उसके लोग कॉलोनी में आकर हंगामा करने लगे। पड़ोसियों के सामने तरह तरह की बातें फैलाने लगे। कोई कहता ये औरत अपने पहले घर से भागी हुई है, कोई कहता इसने पैसे के लिए शादी की है। समाज की जुबानें जहर उगलने लगी और हर ताना सविता के दिल को चीरता चला गया। कई बार वो रात को चुपचाप रोती और खुद से सवाल करती कि क्या उसने सही फैसला लिया था। लेकिन हर बार राजीव उसका हाथ थामकर उसे यकीन दिलाता कि सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि देवर अपने आदमियों के साथ घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर सविता ने कागजों पर साइन नहीं किए तो वो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उस वक्त राजीव ने दरवाजा खोला और पहली बार उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अडिग फैसला था। उसने साफ शब्दों में कहा, यह घर अब सविता का है और मैं उसका पति हूं। अगर तुमने दोबारा यहां कदम रखा तो कानून तुम्हें जवाब देगा। यह सुनकर देवर कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसी दिन राजीव ने फैसला किया कि अब यह लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। वो सविता को लेकर वकील के पास गया और पुराने कागज निकलवाए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि सविता ही उस जमीन की असली हकदार है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर सुनवाई एक नई परीक्षा बन जाती। कभी गवाह मुकर जाते, कभी विपक्षी झूठे सबूत पेश करते। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते दोनों थकने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी बीच राजीव की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा। ऑफिस में उसके खिलाफ शिकायतें पहुंचने लगी कि वो विवादित मामलों में उलझा हुआ है। एक दिन उसे बुलाकर साफ चेतावनी दी गई कि अगर उसने ये मामला नहीं छोड़ा तो उसकी नौकरी जा सकती है। ये सुनकर सविता का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, राजीव, ये सब छोड़ दो, मैं फिर से कहीं चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आज मैं पीछे हट गया तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत की है और अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है। उस पल सविता को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक सच्चा साथी मिला है। वक्त बीतता गया और आखिरकार वो दिन आया जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सविता के पक्ष में उसकी जमीन उसी की घोषित हुई और उसके देवर को सख्त चेतावनी मिली। ये जीत सिर्फ एक केस की नहीं थी, बल्कि उस औरत की थी जिसने हर दर्द सहकर भी हार नहीं मानी, और उस आदमी की थी जिसने अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदल लिया। उस दिन जब सविता ने राजीव का हाथ थामा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और गर्व के थे। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान यही खत्म नहीं होते, क्योंकि जीत के बाद भी कई ऐसी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी जो उनके रिश्ते और उनके हौसले को फिर से परखने वाली थी। कोर्ट के फैसले के बाद सविता और राजीव की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आई थी। कई महीनों से जो तनाव उनके दिलों पर भारी था वो धीरे धीरे हल्का होने लगा था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि जिंदगी अक्सर वही चोट करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद एक दिन सुबह जब राजीव अपनी ड्यूटी के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉल उसके ऑफिस से था और उसे तुरंत वहां बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। आरोप था
कि उसने अपनी ड्यूटी के दौरान यात्रियों के साथ गलत व्यवहार किया है और पैसे लेकर मामलों को दबाया है। ये सुनकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही पुराने आरोप थे जिनसे वो खुद को दूर कर चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सब उसके देवर की चाल है, जो अब भी बदला लेने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में उसे सस्पेंड कर दिया गया जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। ये खबर जब सविता तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। जिस इंसान ने उसके लिए इतना कुछ किया था, अब वही मुश्किल में फंस गया था। घर का खर्च, मां की दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें अचानक एक बोझ बन गई। सविता ने खुद को संभाला और ठान लिया कि अब उसे मजबूत बनना होगा। उसने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए, दिन में सिलाई केंद्र और रात में घर पर भी कपड़े सिलने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई। दूसरी तरफ राजीव अंदर ही अंदर टूटने लगा था। वो बार बार खुद को दोष देता कि उसके पुराने कर्म आज उसके सामने खड़े हैं। कई रातें ऐसी आई जब वो चुपचाप बैठा रहता और सविता को सोता हुआ देखकर खुद से सवाल करता कि क्या वो सच में एक अच्छा इंसान बन पाया है, या ये सब सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन हर बार सविता उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती और कहती कि सच्चाई को देर लगती है, लेकिन वो सामने जरूर आती है। इसी बीच जांच शुरू हुई और पुराने मामलों को भी खंगाला जाने लगा। कई लोग सामने आए जिन्होंने राजीव के खिलाफ बयान दिए। कुछ सच थे, लेकिन ज्यादातर झूठ और बढ़ा चढ़ाकर कहे गए थे। ये सब देखकर राजीव का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद इस बार वो हार जाएगा। लेकिन कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब वही बुजुर्ग व्यक्ति जिसने ट्रेन में सविता की मदद की थी, अचानक उनके घर आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर वही सख्ती। उसने राजीव से कहा कि उसने उसकी जांच के बारे में सुना और वो सच को सामने लाने आया है। दरअसल उसके पास ऐसे सबूत थे जो ये साबित कर सकते थे कि हाल के महीनों में राजीव ने अपने व्यवहार में पूरी तरह बदलाव किया है और उसके खिलाफ लगाए गए नए आरोप झूठे हैं। ये सुनकर राजीव और सविता की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। बुजुर्ग ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और जांच में सच्चाई को सामने लाने में मदद की। धीरे धीरे सच उजागर होने लगा और यह साबित हो गया कि राजीव को फंसाने की साजिश रची गई थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने दोनों को अंदर से हिलाकर रख दिया था। आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। कई बार घर में राशन तक खत्म हो जाता और सविता को उधार लेना पड़ता। कॉलोनी के लोग फिर से बातें बनाने लगे। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते तो कुछ ताने मारते, लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो नहीं टूटी वो थी सविता और राजीव का एक दूसरे पर भरोसा। आखिरकार कई हफ्तों की जांच के बाद राजीव को क्लीन चिट मिल गई और उसे उसकी नौकरी वापस मिल गई। उस दिन जब वो घर लौटा तो सविता ने उसे देखकर पहली बार खुलकर मुस्कुराया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू जीत के थे। लेकिन जिंदगी ने अभी एक और मोड़ संभाल कर रखा था। उसी रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी सविता को तेज दर्द हुआ और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। राजीव घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने दोनों को हैरान कर दिया। सविता मां बनने वाली थी। ये खबर उनके लिए खुशी का सबसे बड़ा कारण थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी और डर भी लेकर आई, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी लड़ना था। उस रात अस्पताल के कमरे में बैठकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बिना कुछ कहे ही ये वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अब कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला समय उनके इस वादे की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। अस्पताल के उस शांत कमरे में जहां दीवारों पर हल्की सफेदी और हवा में दवाइयों की खुशबू घुली हुई थी, सविता और राजीव एक नई शुरुआत के किनारे खड़े थे। डॉक्टर की बात ने उनकी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया था। सविता मां बनने वाली थी और यह खबर उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन इस खुशी के साथ जिम्मेदारियों का एक बड़ा पहाड़ भी खड़ा था। अब हर फैसला सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उस नन्ही सी जिंदगी के लिए भी था जो धीरे धीरे सविता के अंदर सांस ले रही थी।
राजीव ने उसी पल खुद से एक वादा किया कि वो अब कभी अपने अतीत की गलतियों को अपनी वर्तमान की सच्चाई पर हावी नहीं होने देगा। उसने अपनी ड्यूटी को और ईमानदारी से निभाना शुरू किया, हर यात्री के साथ इंसानियत से पेश आता और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। जो लोग कभी उसके खिलाफ बातें करते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। दूसरी तरफ सविता भी अपने काम में और मेहनत करने लगी। उसने सिलाई का काम बढ़ाकर छोटे स्तर पर एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया, जहां वो अपने जैसी जरूरतमंद महिलाओं को काम सिखाने लगी। उसका सपना अब सिर्फ खुद को संभालना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी संभालना था। समय बीतता गया और संघर्षों के बीच भी उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। सविता के देवर ने एक बार फिर उनकी जिंदगी में कदम रखने की कोशिश की। इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ आया था और उसने सविता की जमीन पर फिर से दावा करने की कोशिश की। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। अब सविता कमजोर नहीं थी और ना ही राजीव अकेला था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना किया और कानूनी तरीके से उसे हमेशा के लिए रोक दिया। इस बार कानून ने भी सख्ती दिखाई और उसके देवर को सजा मिली। ये जीत सिर्फ एक केस की नहीं थी, बल्कि उस हिम्मत की थी जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ी होती है। इसी बीच वो दिन भी आया जब सविता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजीव की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। सविता ने जब पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाया तो उसे लगा जैसे उसकी सारी तकलीफें उसी पल खत्म हो गई। वो बच्चा सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उनकी सारी लड़ाइयों, दर्द और जीत का प्रतीक था। साल बीतते गए और उनका छोटा सा घर अब एक खुशहाल परिवार में बदल चुका था। सविता का सिलाई सेंटर अब एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था, जहां कई महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। राजीव भी अपने काम में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। कई बार उसे सम्मानित किया गया और उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक अध्याय को कभी भुलाया नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। एक दिन जब राजीव अपने बच्चे को लेकर उसी ट्रेन में सफर कर रहा था जहां कभी उसकी जिंदगी बदली थी, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है, कभी गिराती है तो कभी उठाती है। और सविता ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम गिरकर भी संभलना जानते हैं। उस दिन दोनों की आंखों में एक ही बात थी कि इंसान अगर अपनी गलती को समझकर बदल जाए तो उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। और एक औरत अगर हिम्मत ना हारे तो वो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। यही इस कहानी की सच्चाई थी, यही इसका अंत था, और यही वो सबक था जो हर किसी के दिल को छू जाता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, और सविता और राजीव की जिंदगी भी धीरे धीरे एक लंबी नदी की तरह बहती चली गई, जहां हर मोड़ पर एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई जिम्मेदारी उनका इंतजार करती रही। उनका बेटा अब बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ अपने माता पिता के संघर्षों की अनकही कहानी भी झलकती थी। सविता अक्सर उसे गोद में बैठाकर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती, लेकिन हर बार वो दर्द वाले हिस्सों को थोड़ा हल्का करके बताती, ताकि उसके दिल पर कोई बोझ ना आए। वो चाहती थी कि उसका बच्चा डर नहीं बल्कि हिम्मत सीख कर बड़ा हो। दूसरी तरफ राजीव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी पहचान अब सिर्फ एक टीटी की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, जो गलत के सामने झुकता नहीं, और जो हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उसने अपनी ड्यूटी के दौरान कई ऐसे लोगों की मदद की जो सविता की तरह मजबूरी में गलत रास्ता अपनाने को मजबूर थे। कई बार वो बिना टिकट यात्रियों का चालान काटने के साथ साथ उन्हें सही रास्ता भी दिखाता, और जहां संभव होता वहां खुद अपनी जेब से मदद भी कर देता,
उसकी इस बदली हुई सोच ने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि कई और लोगों की जिंदगी में भी उजाला भर दिया। सविता का सिलाई केंद्र अब एक संस्था बन चुका था, जहां दर्जनों महिलाएं काम करती थी और अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। वो अब सिर्फ एक विधवा महिला नहीं रही थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते और उसकी कहानी सुनकर अपने जीवन में हिम्मत पाते। लेकिन इस सारी सफलता के बीच भी सविता और राजीव ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हर साल वो उस छोटे से गांव में जरूर जाते जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। वहां जाकर सविता उस टूटी हुई झोपड़ी के सामने खड़ी होती और कुछ पल के लिए चुप हो जाती, जैसे अपने पुराने दर्द को महसूस कर रही हो। लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक सुकून होता था कि उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। गांव के लोग जो कभी उसे बोझ समझते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। कई बार महिलाएं उसके पास आकर अपनी समस्याएं बताती और सविता उन्हें हिम्मत देती। उसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने उसे एक नई पहचान दी है। एक दिन ऐसा भी आया जब उसी गांव में एक बड़ी सभा रखी गई, जहां सविता को सम्मानित किया गया। उस मंच पर खड़े होकर जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, जिंदगी हमें कई बार तोड़ती है, लेकिन अगर हम खुद को टूटने ना दें तो वही जिंदगी हमें सबसे मजबूत बना देती है। उसके शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर गए। वही खड़े राजीव ने उसे देखा और उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार उसे ट्रेन के उस सुनसान डिब्बे में देखा था, और आज वही औरत सैकड़ों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। यह सफर आसान नहीं था। इसमें दर्द था, अपमान था, डर था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें हार नहीं थी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और हर बार खुद को और मजबूत बनाया। समय के साथ उनका बेटा भी बड़ा होकर अपने माता पिता के रास्ते पर चलने लगा। उसने भी लोगों की मदद करने का फैसला किया और अपने जीवन को एक मकसद दिया। एक शाम जब पूरा परिवार छत पर बैठा था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, सविता ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई, जैसे वो अपने अतीत को धन्यवाद कह रही हो, क्योंकि अगर वो दर्द ना होता तो शायद ये ताकत भी ना होती। राजीव ने उसके पास बैठकर कहा, क्या सोच रही हो? सविता ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, बस यही कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और सबसे बड़ी बात ये कि इंसान अगर सच्चाई और हिम्मत के साथ चले तो कोई भी अंधेरा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। उस दिन दोनों के बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उनकी खामोशी में ही सब कुछ था। समझ, प्यार और वो विश्वास जो हर रिश्ते की असली नींव होता है। और इसी के साथ उनकी कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि जीने के लिए होती है। और सविता और राजीव की कहानी भी उन्हीं में से एक थी, जो हर उस इंसान को ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत और सच्चाई हो तो हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। सालों का सफर कब बीत गया ये सविता और राजीव को खुद भी ठीक से याद नहीं रहा, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में, उनकी आंखों की गहराई में और उनके दिल की सुकून भरी धड़कनों में उनकी पूरी कहानी साफ झलकती थी। अब उनका घर सिर्फ एक घर नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां टूटे हुए लोग आते और जुड़कर वापस जाते। सविता का सिलाई केंद्र अब एक बड़ा आश्रम जैसा रूप ले चुका था, जहां विधवा, बेसहारा और परेशान महिलाएं न सिर्फ काम सीखती थी, बल्कि अपने अंदर जीने की नई वजह भी ढूंढती थी। सविता हर नई आने वाली महिला को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करती और उसे वही ताकत देने की कोशिश करती जो कभी उसने खुद अपने अंदर खोजी थी। दूसरी तरफ राजीव अब अपनी नौकरी के आखिरी पड़ाव पर था, लेकिन उसकी ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल अब दूर दूर तक दी जाने लगी थी। कई बार लोग उसे पहचान कर कहते कि आप वही हैं ना जिन्होंने एक महिला की जिंदगी बदल दी थी। लेकिन हर बार राजीव मुस्कुराकर कहता कि मैंने नहीं, बल्कि हालात और उस महिला की हिम्मत ने उसकी जिंदगी बदली है, क्योंकि वो जानता था
कि असली ताकत सविता के अंदर थी। एक दिन ऐसा आया जब राजीव रिटायर हो गया। उस दिन रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहां उसके काम की तारीफ की गई और उसे सम्मानित किया गया। लेकिन उस भीड़ में खड़े राजीव की नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, और वो थी सविता। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो सीधे उसके पास गया और धीरे से बोला, अगर उस दिन तुम मुझे माफ नहीं करती तो शायद मैं आज ये इंसान नहीं बन पाता। सविता ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर उस दिन आपने खुद को बदलने का फैसला नहीं किया होता तो शायद मैं भी आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। दोनों की आंखों में उस दिन का पूरा सफर एक साथ घूम गया। वो सुनसान डिब्बा, वो डर, वो आंसू और फिर वो हिम्मत जिसने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। समय के साथ उनका बेटा भी बड़ा होकर एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने अपने माता पिता के संघर्षों को देखकर ये सीखा था कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं बल्कि इंसानियत होती है। उसने भी समाज के लिए कुछ करने का फैसला किया और अपने माता पिता के काम को आगे बढ़ाने लगा। एक दिन सविता ने अपने आश्रम में बैठी महिलाओं के बीच एक बात कही जो उसकी पूरी जिंदगी का सार थी। उसने कहा कि जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि वही मोड़ हमारी असली शुरुआत होती है। अगर हम उस वक्त हार मान लें तो कहानी वही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो वही कहानी एक मिसाल बन जाती है। उसकी ये बात वहां बैठी हर महिला के दिल में उतर गई। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, सविता और राजीव अपने घर की छत पर बैठे थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उन्हें वो सुकून दे दिया था जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। राजीव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पता है सविता, उस दिन अगर मैं तुम्हें उस सुनसान डिब्बे में छोड़ देता तो शायद आज मैं खुद की नजरों में कभी खड़ा नहीं हो पाता। सविता ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, और अगर उस दिन आपने मुझे इंसान समझकर एक मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं भी आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। दोनों के बीच कुछ देर की खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में ही उनकी पूरी कहानी समाई हुई थी। वो कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी लेकिन इंसानियत पर खत्म हुई। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि इंसान अगर चाहे तो अपने सबसे बुरे रूप से निकलकर अपने सबसे अच्छे रूप तक पहुंच सकता है। बस जरूरत होती है एक सही फैसले की, एक सही पल की और एक सच्चे दिल की। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जिंदगी सिर्फ बदलती नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाती है। सविता और राजीव की कहानी भी अब एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी मिसाल जो हर उस इंसान को ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में इंसानियत जिंदा है तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में जरूर बदलता है। और यही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत होती है।